दोपहर का वक्त और तुलबा की क्लासेस ना होने के बायस कैंटीन पर भी रश ना होने के बराबर था। चंद एक तुलबा टोलियों में बटे दूर लगी मेज़ों पर बैठे थे और बाकी आपनूसी मेज़ें बिल्कुल खाली थी। इल्हाम और नाज़नीन शीशे के साथ लगी मेज़ की जानिब बढ़ आईं। अपने लिए पैना कोलाडा और नाज़नीन के लिए फ्राइज़ का ऑर्डर देकर वो अब के पूरी तवज्जो से उसकी जानिब घूमी थी। अब बताओ मुझे कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उसके पूछने पर नाज़नीन चौंकी थी। फिर स्याह लाटको कान के पीछे उर्सा और दूर तक फैले सब्ज़ाज़ार पर बहती नरम हवा को देखने लगी। इल्हाम ने उसे हर जानिब से घेर लिया था। अब उसका रुख किसी और जानिब मोड़ना नामुमकिन था, इसलिए उसने बता देना ही दुरुस्त समझा। अम्मी को डायलिसिस पर आना पड़ गया है, ये तो जानती हो ना तुम। लेकिन मेरी तनख्वाह इतनी नहीं होती कि मैं हर महीने उनके लिए बआसानी उनके मेडिकल अखराजात पूरे कर सकूं। बचतान की पढ़ाई और फिर घर के खर्चों को चलाना कठिन लग रहा है मुझे। उसकी बात सुनकर वो चंद लम्हे बिल्कुल चुप सी हुई उसे देखती रही। फिर क्या सोच रही हो तुम? किस तरह पूरे करने हैं तमाम अखराजात? ऐसा करो, मुझसे उधार, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इल्हाम। उसने दरमियान में ही उसकी बात काट दी थी। मैं कब तक तुमसे उधार लेती रहूँगी? उधार लेना इस मसले का हल नहीं है, मुझे कुछ और सोचना होगा। फिर क्या कर सकती हो तुम इसके अलावा? वो फिक्रमंदी से उंगलियों को बाहम फंसाती आगे हो बैठी थी। जफ़र ने उसी वक्त उनके दरमियान हाई टेबल पर ऑर्डर लाकर रख दिया था। सोच रही हूँ किसी इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, एक चिप्स मुंह में रखते हुए उसने कहा तो इल्हाम ने भी सर इस बात में हिला दिया। ये ठीक रहेगा, लेकिन इधर भी सारा दिन काम करती हो। करीबन 3 बजे घर के लिए निकलते हैं हम यहाँ से, फिर एक और काम के साथ तुम सब कुछ लेकर चल सकोगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखो नाज़नीन। उसने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो जानती थी कि इस रास्ते के अलावा वो कोई और रास्ता नहीं तलाश सकती थी। मेरे पास खुद के लिए वक्त नहीं है इल्हाम। अम्मी और वजी की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। अगर उनके डायलिसिस ट्रीटमेंट में ज़रा भी नागा हुआ तो अम्मी की सेहत बुरी तरह मुतासर हो सकती है। और वजी, उसके डॉक्टर बनने के किसी अच्छे इदारे में पढ़ने के ख्वाब को मैं ऐसे नहीं कुचल सकती। मुझे काम करना होगा और बहुत करना होगा। लेकिन नाज़नीन, तुम खुद को भी तो देखो, तुम अकेली जान क्या क्या कर सकती हो। उसकी पेशानी पर फिक्र चमक रही थी। मुकाबल बैठी लड़की थका थका सा मुस्कुराई थी। अपनों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अगर मैंने उन्हें इस किस्म के औकात की जद में दे दिया है तो उनकी परेशानियां अपने सर लेते मुझे बारे गिरा का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये मुझे ही करना होगा। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी। उसकी ऐनक के पार चमकती आंखें संजीदा थी और चेहरा मुतफक्कर लगता था। नाज़नीन उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो उसके लिए परेशान हो गई थी। मेरी ज़िंदगी। वो चंद पल बासी पड़ते फ्राइज़ को देखने लगी। वो अपने ऐन वक्त पर दरमियान से जर्द और किनारों से खस्ता लगते थे, लेकिन जो ही इर्द गिर्द की हवा का सामना करना पड़ा वो बासी होने लगे। जो भी शय अपने मुकर्रर मदार से हट जाए वो यूं ही बासी, बेरौनक और बेजायका हो जाया करती है। मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। मुझे अम्मी और वजदान के लिए ज़िंदगी गुजारनी है। तुम ये गलत कर रही हो। माना कि उनका हक तुम पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हक तुम पर ख़त्म हो चुका है। मैं अपनी खुशी से यह सब कर रही हूँ इल्हाम। उसकी आवाज़ मध्यम थी, लेकिन फिर भी इल्हाम की समात ने उसे जा लिया था। वो उसके जवाब पर गहरा सांस भरकर रह गई थी। खुशी और मजबूरी में फ़र्क होता है, और अपने साथ ज़्यादती करने में उससे भी बड़ा फ़र्क होता है। तुम अब तक खुद को मरूद इल्ज़ाम ठहराती हो।
ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، تم اب بھی پچھلے ایام کی زد میں ہو۔ تم اب بھی خود کو الزام دے رہی ہو کہ اگر تم امی ابو یا پھر وجدان کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ ایک بہتر جگہ زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے ناظرین، تم اس سب میں وکٹم ہو نہ کہ ملزم۔ آس پاس کی گلی فضا میں سانس لینا دوپہر ہونے لگا تھا۔ ناظرین نے بمشکل حلق میں جمع ہوتی گرہیں نکلی اور الہام کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی نہیں تیر رہا تھا، وہ آنکھیں خشک تھیں۔ میں وکٹم ہوں، ملزم ہوں یا پھر کرسٹ ہوں، اس سب بحث میں مجھے نہیں پڑنا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں کسی واقعے یا پھر حادثے کی وجہ بنی ہوں تو مجھے بہت طریقے اور سباؤں سے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ میں امی اور وجدان کی حالت کی ذمہ دار ہوں۔ الہام، اس حقیقت کو تم نہیں جھٹلا سکتے، اور اس حقیقت کو قبول کرنے کے بعد میرے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا اپنی زندگی اپنے لیے جینے کا۔ اس کا سنجیدہ سا انداز پلٹ آیا تھا۔ کچھ لمحوں پہلے کی کمزوری انکا ہو گئی۔ اپنی ذات سے سرزد ہوئی کوتاہیوں پر وہ یوں ہی اکثر سرد مہر سی ہو جایا کرتی تھی۔ الہام نے اس کا ایسا انداز دیکھا تو مزید اس موضوع پر بات کرنا درست نہ سمجھا۔ اچھا، پھر کچھ نظر میں ہے کہ کہاں جاب کرنی ہے؟ کوئی ادارہ یا پھر ٹیوشن سینٹر وغیرہ؟ سوچ رہی ہوں سر آفتاب کی آفر دیکھ لوں۔ انہوں نے مجھے شام میں کلاسز لینے کا کہا تھا، لٹریچر کی کلاسز۔ اگر معقول معاوضہ ہوا تو پھر دیر نہیں کروں گی۔ الہام نے بھی اس بات میں سر ہلا کر تائید کی۔ وہ دونوں پھر آپس میں باتیں کرتی رہیں اور کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ آئیں۔